नमस्कार। भारत बोध के समसामयिक अर्थ संदर्भ गांधी, कुमारस्वामी और सरन इस विषय पर आयोजित हो रही संगोष्ठी का यह समापन सत्र है। आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपना आसन ग्रहण करें और समापन वक्तव्य देने के लिए मैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे भी अपना आसन ग्रहण करें। अभय जी का मैं परिचय दे चुका हूं। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में दर्शन शास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही आपने परास्नातक और शोध उपाधि प्राप्त की और उसके बाद आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से बौद्ध दर्शनाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की है। भारतीय तत्व विद्या, प्रमाण शास्त्र, भाषा दर्शन, सावैधिक दर्शन के दीक्षित और शिक्षित परिप्रेक्षा धर्मी अध्येता हैं आप। 20 से अधिक ग्रंथ इन क्षेत्रों पर आपके प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में भारत के वैचारिक और भाषाई स्वराज के प्रश्न पर आप विचार कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं और इस विषय पर आप विस्तृत और विचारोत्तेजक लेखन कर रहे हैं। अपने अकादमिक अवदान के लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से शंकर फेलोशिप और प्रणवानंद पुरस्कार तथा एकात्म पर्व सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। जो आपका एफिलिएशन रहा है वो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से भी रहा है। आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और संयोग से मेरा और आपका विस्तृत परिचय उसी समय हुआ जिस समय आप यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर थे 2019 में, और 2019 के जून महीने में मैं यहाँ सह-अध्येता था। उसके पहले भी आपसे सांची विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में एक संक्षिप्त सी मुलाकात हुई थी, लेकिन विस्तृत परिचय हम लोगों का 2019 के जून के महीने में हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न समितियों तथा पुणे, कोलकाता और जादवपुर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर से के रूप में संबद्ध रहे हैं। 50 से अधिक आपके प्रकाशन हैं, विशेष रूप से दार्शनिक समीक्षा का सत्याग्रह, सनातन गांधी, बापू से वैश्विक संवाद, हन्ना अरेंड, हिंसा का उत्खनन, ये पुस्तक आपने विश्वनाथ जी के साथ मिलकर लिखी है। कांट के दर्शन का तात्पर्य, भारतीय मानस का भी उपनिवेशीकरण, बौद्ध प्रमाण मीमांसा, भारतीय मानस का भी उपनिवेशीकरण, इस विषय पर ही आपने यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपने व्याख्यान दिए थे। और वो जून का महीना मुझे याद है, जैसे ही आपका पहला व्याख्यान हुआ तो वो पूरा महीना व्युपनिवेशीकरण और व्युपनिवेशीकरण की लहर से एक प्रकार से उद्दीप्त था। कहना तो मुझे आक्रांत चाहिए, लेकिन वो उद्दीप्त था। अब जब तक आप यहाँ रहे तब तक व्युपनिवेशीकरण की चर्चा ही संस्थान में चलती रही। यशदेव शल्य के कार्यों का आपने 4 भागों में संपादन किया है और वो चारों भाग इस संस्थान के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तो ऐसे अंबिका दत्त शर्मा सर का हम लोगों को विशिष्ट उद्बोधन इस समापन सत्र में प्राप्त होना है। संगोष्ठियों की एक औपचारिकता है कि संयोजक को जो भी 2 दिन के सत्रों में संपादित हुआ उसकी एक संक्षिप्त आख्या प्रस्तुत करनी है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 17 जून को भगवत स्मरण के साथ और दीप प्रज्वलन के साथ हम लोगों की संगोष्ठी का आरंभ हुआ। सत्र की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार ने की और बीच वक्तव्य लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आर के मिश्रा सर ने दिया। मिश्रा सर ने भारत बोध के अभिलक्षणों को चिन्हित करने, उनका विवर्त करने और उनको विवेचित करने का प्रयास किया और अपने अध्यक्षीय संभाषण में शशि प्रभा जी ने भारत बोध के अभिलक्षणों को एक जगह पर समाहित करने की चेष्टा की। प्रोफेसर मिश्रा सर ने जो कुछ उनको कहना था उसको उन्होंने एक रूप में हम लोगों के सामने संप्रेषित किया है। तो 2 पैराग्राफ हैं, मैं आपके सामने उनको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। भारत बोध के अर्थ और निहितार्थ। आधुनिकता द्वारा गढ़ी गई देव मूर्तियों, मिथकों एवं प्रतीकों के कुहासे में भारत कभी ओझल होता प्रतीत होता है, कभी उसका दिव्य संगीत निर्जीव यंत्रों के कोलाहल में डूबता उतराता दिखता है, तो कभी उसके अमृत पुत्रों की जीवन धारा विलासोन्मुख विकास के मरुस्थल में
लुप्त होती नजर आती है। आधुनिकता के मल, आवरण एवं विक्षेप के बोझ तले दबी एक मृत्युंजय संस्कृति को उसके सम्यक एवं समग्र स्वरूप में समझना दिवा स्वप्न सा लगता है, क्योंकि इस हेतु जिस विवेक ख्याति का उदय अपेक्षित है वह इस सर्वव्यापी आधुनिक शिक्षा के चलते दुष्कर है। परंतु आधुनिकता जन्य इस तमस का उच्छेदन करने की सामर्थ्य, साहस और संकल्प रखने वाले महानुभावों से यह पुण्य भूमि रिक्त तो नहीं हुई है। 20वीं सदी में गांधी, कुमारस्वामी और सरन जैसे अनेकानेक नरपुंगवों ने भारतीय आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए प्राणपण से प्रयास किया। सभ्यता व संस्कृति के सभी धरातलों, तात्विक एवं व्यावहारिक, उसके सभी पक्षों, दर्शन, कला, राजनीति, अर्थनीति, समाज रचना आदि में अवगाहन करते हुए इस त्रयी ने सनातन सत्य को समसामयिक संदर्भों में निरूपित किया। 20वीं सदी में दर्शन, विज्ञान, राजनीति, कला आदि की नितांत उपयोगितावादी व्याख्या की अनेक धाराएं प्रवाहित हुईं और इनके प्रबल ज्वार में भारत की चिरंतन दृष्टि लुप्त होती हुई भी प्रतीत हुई। किंतु आज 21वीं सदी का वैचारिक एवं व्यवहारिक जीवन जिस प्रकार की टूटन, जिस प्रकार के बिखराव से पीड़ित है, वह हमें आधुनिक संकटों के लिए प्राचीन समाधानों की ओर देखने के लिए विवश करता है। आधुनिक संकटों के लिए प्राचीन समाधान, ये गांधी जी का फ्रेज है। इसीलिए भारत अन्वेषण के महायज्ञ के आयोजन की आवश्यकता है। ये उनका एक वक्तव्य है जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उद्घाटन सत्र के उपरांत प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी ने की और उन्होंने भारत बोध के संदर्भ में व्याप्त मान्यताओं की निषेधात्मक संपरीक्षा करने की चेष्टा की। विशेष रूप से 10 मान्यताओं के आधार पर, जिसमें उन्होंने आधुनिकता और परंपरा, धर्म और विज्ञान, पुनर्जागरण और ज्ञानोदय, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता, बहुभाषिकता, इतिहास और क्रांति, साहित्य और कला, मुस्लिम और ईसाई उपनिवेशों का भेद, बहुलवाद और समावेशन तथा बाइबिल, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, ये कुछ ऐसे प्रत्यय थे जिन प्रत्ययों की निषेधात्मक समीक्षा करते हुए, उनका एपोफेटिक एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने भारत बोध की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। ऑनलाइन माध्यम से लखनऊ से प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अर्थशास्त्र की भारतीय गांधीवादी दृष्टि पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसे हम लोग विकास और अभ्युदय का भेद कहते हैं। उस विकास और अभ्युदय के भेद को उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुबोध कुमार श्रीवास्तव इस सत्र के तीसरे वक्ता थे, जो धर्म एवं दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। उन्होंने भारत बोध के स्वातंत्रोत्तर सामाजिक अर्थ संदर्भ में कैसे एक शरण और दूसरे विचारकों के माध्यम से एक सातत्य दिखाई देता है, एक परपेचुइटी, एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने आभासी माध्यम से की। इस सत्र में प्रोफेसर अखिलेश कुमार शंकर जी, जो प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में, उन्होंने भारत बोध किस तरीके से निर्मल वर्मा के साहित्य में दिखाई देता है और विशेष रूप से उनकी पुस्तक भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इसके माध्यम से हम कैसे भारत बोध को और भारत के साथ जो दूसरे वैश्विक संदर्भ हैं उनके समायोजन को देख सकते हैं, इस विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही नीलय तिवारी जी, जो सहायक आचार्य हैं राजनीति शास्त्र विभाग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अयोध्या में, उन्होंने महात्मा गांधी की दूरदृष्टि और समसामयिक समस्याओं के माध्यम से आधुनिकता और परंपरा के एपिस्टेमोलॉजिकल भेद को स्थापित किया और उनके अनुसार आधुनिकता और परंपरा के बीच में कोई पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस नहीं है और इसलिए उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई एपिस्टेमोलॉजिकल सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन या हार्मनी की गुंजाइश नहीं है, ये बात स्थापित की गई। अगले सत्र की अध्यक्षता श्री पवन कुमार गुप्ता जी ने की, जिनका विषय था रेशनैलिटी के मोह और आधुनिकता के भ्रम से मुक्ति की राह। और अपने इस बड़े काव्यात्मक व्याख्यान में उन्होंने जानने और मानने का जो भेद है, वो कैसे जानने और मानने के भेद के माध्यम से हम पारंपरिक भारतीय लोक समाज और आधुनिक तथा कथित एलीट भारतीय समाज के भेद को या उसकी मनोवृत्ति को समझ सकते हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जो गया बिहार में इतिहास अध्ययन और पुरातत्व विभाग में सहायक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही विशद तरीके से और बहुत ही पिन पॉइंटेड और फोकस तरीके से आनंद कुमार स्वामी का कला बोध क्या है, कैसे आनंद कुमार स्वामी कला को तत्वशास्त्र की रसात्मक और रूपात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं और कैसे भारत बोध में, भारतवर्ष में कला का लक्ष्य वस्तुतः मनुष्य को उसके आत्मबोध को प्राप्त कराने की एक साधना और तैयारी के रूप में देखा गया है, इस बात का उन्होंने प्रतिपादन किया। तदुपरांत जो आज का हमारा पहला सत्र था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुमेल सिंह सिद्धू जी ने की, जो पूर्व अध्येता रहे हैं देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र
बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में उन्होंने बहुत विस्तार से पंजाबी संस्कृति के माध्यम से भारत बोध को कैसे समझा जाए और विशेष रूप से कबीर, बाबा फरीद और बाबा नानक के माध्यम से कैसे लोक भाषा और लोक लिपि के माध्यम से इन लोगों ने भारत बोध को अपने समाज में जागृत करने की चेष्टा की। किस तरीके से उन्होंने अपने भारत बोध के साथ जन भागीदारी को सुनिश्चित किया, किस तरीके से उन्होंने श्रम मूलकता का प्राधान्य अपने डिस्कोर्स में स्थापित किया, कैसे उन लोगों के विचारों में जन संप्रभुता का विचार झलकता है, कैसे वो गृहस्थ की महिमा का गुणगान करते हैं और कैसे परंपरा का वैभव उनके पूरे डिस्कोर्स में दिखाई देता है, इसका बहुत ही विशद वर्णन आपने किया। आपने बहुत ही मार्मिक बात कही कि पंजाबी सभ्यता में जो भी जीवन की दृष्टि है वो वस्तुतः सत्य के लिए मनुष्य के शहादत की तैयारी है। ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट था और इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। भारत में भी माना गया कि शिक्षा वस्तुतः मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है और आत्मबोध को भी हमारे यहाँ एक प्रकार से शहादत के ही अर्थ में देखा गया है। इस सत्र के अन्य वक्ताओं में डॉक्टर मनोज कुमार राय जी ने भारत बोध के समसामयिक करते संदर्भ में गांधी कुमार स्वामी के साथ साथ कुबेर नाथ राय की क्या मान्यता है उसको हमारे सामने स्पष्ट किया। विशेष रूप से गांधी की रचना हिंदू स्वराज के माध्यम से, आनंद कुमार स्वामी की रचना एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म के माध्यम से और कुबेर नाथ राय की रचना चिन्मय भारत के माध्यम से उन्होंने एक परिकल्पित संवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया कि तीनों विचारक अपनी इन तीनों कृतियों के माध्यम से कैसे आपस में संवाद करते हुए भारत बोध की एक वाक्यता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनोरंजक, लेकिन बहुत ही ज्ञान प्रधान प्रस्तुति थी। तदुपरांत डॉक्टर रमाशंकर सिंह जो इसी संस्थान के पूर्व अध्येता रहे हैं और वैदेशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के भी अध्येता रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को हमारे सामने स्पष्ट किया कि कैसे आधुनिकता और उपनिवेशवाद ने जो जन सामान्य की कलात्मक संवेदनशीलता और सृजनशीलता है उसका बहुत बुरी तरीके से विनाश किया है। किस तरीके से मशीनीकरण को हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में भी अत्यधिक मशीनीकरण को उपपाप की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में, उसको कोई बहुत प्रशस्त वृत्ति नहीं माना गया है। कैसे बहुत सारे सभ्यताई और भाषाई बाईपास हम लोग कर जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग अपनी भारतीय परंपरा के सातत्य और उसकी निरंतरता और उसकी समग्रता और उसके समावेशन को हम समझने में असमर्थ रहते हैं। तो ये जो बाईपास हम लोग मारने लगे हैं कभी भाषा के आधार पर, कभी सभ्यता के आधार पर, इसकी तरफ उन्होंने हम लोगों को चेताने की कोशिश की। कुमार स्वामी के शब्दों में कहा जा सकता है, वस्तुतः वो रस्किन का शब्द है कि इंडस्ट्री विदाउट आर्ट इज ब्रूटैलिटी। कला विहीन जो औद्योगिकता है वो वस्तुतः बर्बरता है, जिसका उल्लेख कभी प्रियंका जी ने भी अपने वक्तव्य में किया। इसी बात का एक प्रकार से विवर्त उन्होंने अपने व्याख्यान में किया। अगले सत्र की अध्यक्षता बंगलुरु के अध्येता डॉक्टर जी.बी. हरीश जी ने की और उन्होंने विशेष रूप से आनंद कुमार स्वामी के लेखन में और उनके विचार में पूर्व और पश्चिम का समावेशन कैसे है, कैसे वो समूची सृष्टि को एक विशाल दृष्टि के साथ देखते हैं, कैसे वो एल्डेक्स हक्सले की जो पेरेनियल फिलॉसफी की अवधारणा है उस अवधारणा से अपने आप को थोड़ा असहमत पाते हैं और उस असहमति की अपने आप में क्या एपिस्टेमोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी ज्ञानात्मक महत्ता है, उसकी तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। किस तरीके से सभ्यताओं की संरचना को उन्होंने जो आइडिया ऑफ सर्कुलरिटी है, जिसको हम लोग प्लेटो के यहाँ जो थ्योरी ऑफ आइडिया है उसके माध्यम से देखते हैं, उसको कैसे कुमार स्वामी पहचानने की कोशिश करते हैं। जो कैपिटल W है या कैपिटल M है या कैपिटल H है या कैपिटल D है, उसके माध्यम से कैसे सभ्यताओं की विहंगमता को और उनकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान था आपका। इसी सत्र में दो और अध्येता हमारे साथ बेंगलुरु से ऑनलाइन जुड़े थे। मैं तो उनको ऑफलाइन बुलाना चाहता था, लेकिन अपनी संस्थान की कुछ मर्यादाएं हैं। गुंटूपल्ली वेंकट प्रणव कुमार वशिष्ठ जो अपने आप में एक IT प्रोफेशनल हैं, उन्होंने परंपरा बीज रक्षार्थ वर्णाश्रम का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया और उन्होंने कहा कि परंपरा में वर्णाश्रम के उल्लंघन को लोक के नाश का हेतु बताया गया है। इसी तरीके से भाषा के मामले में अर्थ, भाव और तात्पर्य, इन तीन चीजों की क्या महत्ता है और शब्दार्थ के बीच जो अभिनाभाव संबंध है वो संबंध क्या है, वो संबंध किस तरीके से जब नष्ट होता है तो भाव सांकर्य को जन्म देता है। उस भाव सांकर्य की शुद्धि के लिए जो हमारे महाकवि हैं या जो हमारे महापंडित और आचार्य हैं वो किस प्रकार के उपाय करते हैं, इस प्रकार की बात उन्होंने अपने व्याख्यान में रखी।
बहुत ही तात्विक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही सूत्रात्मक और बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान था उनका। उन्होंने कृष्णचंद्र भट्टाचार्य की कृति स्वराज इन आइडिया की भी चर्चा की और प्रोफेसर ए.के. सरन के महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको हम लोग नीलकंठी थ्योरी कहते हैं, नीलकंठ सिंड्रोम, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। रोहित शर्मा जी दूसरे अध्येता थे जिन्होंने चिति और विराट का प्रश्न हमारे सामने रखा कि कैसे चिति और विराट भारतीय राष्ट्र की जो परंपरागत अवधारणा है उसके एक प्रकार से निर्धारक हैं। चिति और विराट को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को उसके अपने जन्म के साथ कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, वो उसकी चिति कहलाते हैं, और उस चिति की रक्षा के लिए उस राष्ट्र के लोगों में जो आत्मत्याग का भाव होता है उसको विराट कहते हैं। जब तक किसी राष्ट्र का चिति और विराट जागृत रहता है तब तक उस राष्ट्र की समुन्नति होती है, और जब उसमें किसी भी प्रकार से कोई विपर्यास आ जाता है तो राष्ट्र भी धीरे धीरे अधोगति और अवनति को प्राप्त होने लगता है। विशेष बात इसमें यह है कि राष्ट्र की जो भारतीय संकल्पना है उसमें नेशन इन मेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कोई राष्ट्र बना नहीं रहे होते हैं, बल्कि कुछ हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं, उन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी राष्ट्रीय चेतना को एक प्रकार से स्थापित कर रहे होते हैं। वो कोई ईंटें या पत्थर जोड़ करके कोई राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उससे अलग है। उन्होंने जाति और देश का संबंध क्या है इस प्रश्न पर भी विचार किया, और उन्होंने जो सामान्य भारतीय परंपरा है उसमें लज्जा का क्या तत्व है और कैसे जो पारंपरिक विचार रखने वाले लोग हैं उनको अपने धर्म से च्युत होने में, अपने स्वधर्म से च्युत होने में लज्जा की अनुभूति होती है, इस बात को रेखांकित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। काशी की विद्वत परंपरा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर सुमंगला टीका करने वाले आचार्य विश्वनाथ शास्त्री दातार ने भी इस प्रश्न पर चर्चा किया है, और उन्होंने कहा है कि कृष्ण यजुर्वेद में भगवान कृष्ण की दो पत्नियां मानी गई हैं, ह्री और श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी है और ह्री का तात्पर्य लज्जा है। श्री का वही निवास होता है जहां पर लज्जा होती है, जहां पर शील होता है। यदि आपको अपने स्वधर्म का त्याग करने में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं होती तो वहां पर लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृताम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभव से लज्जा ताम तोम स्म परिपालय देवी विश्वम। ये जो लज्जा का तत्व है उन्होंने किस तरीके से बद्री शाह के वैश्विक शास्त्र के माध्यम से हमारे सामने रखा, वो रिमार्केबल था। अगला सत्र उसकी अध्यक्षता अभी प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी ने की, और उन्होंने मिथिकीय चेतना, भारत बोध और राष्ट्रवाद इस विषय पर टैगोर, अरविंद और गांधी की क्या दृष्टि है उसको हमारे सामने रखा। आरंभ में ही उन्होंने सूत्रवत रूप में कह दिया कि निष्काम होकर जीना और उऋण होकर के चले जाना यही वस्तुतः भारत बोध है। इसके बीच की जो पूरी कहानी है उस कहानी को यदि आप इसके आरंभिक उद्यम और अंतिम लक्ष्य से अगर आप जोड़ देते हैं तो भारत बोध का आपको ज्ञान हो जाएगा। सभ्यताओं के स्वरूप को तय करने के लिए जो 5 आधारभूत प्रश्न हैं, यानी उचित बल और अनुचित हिंसा, सामाजिक विकास की आधारशिला, सभ्यता और संस्कृति का संबंध, बहुलता और निजता का संबंध, और भौतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अमरता, इनके बीच के क्या संबंध हैं, ये वस्तुतः किसी भी सभ्यता के स्वरूप को तय करती हैं। इसी सत्र में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर प्रियंका वैद्य जी ने विदेशी बहिष्कार के स्थान पर जो अपने शिल्पियों का हम स्वदेशी बहिष्कार करते हैं उससे हमको बचने की चेष्टा करनी चाहिए, इस प्रश्न पर केंद्रित रहते हुए उन्होंने जो स्वदेशी सिंसेरिटी, ये कुमार स्वामी का एक वक्तव्य है, इसका स्मरण उन्होंने दिलाया। प्रोफेसर ए.के. सरन के साथ हम लोगों को रहने का बहुत अवसर मिला। उनके जीवन के अंतिम 10 वर्ष हम लोगों ने उनके साथ बैठकर गुजारे हैं। उनकी शुरुआती 3 पुस्तकों पर हम लोगों की चर्चा हुई, उसके बाद वो 3 पुस्तकें प्रकाश में आई। प्रोफेसर सरन ये बताते थे कि जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की लाइब्रेरी में से किताब निकाली। संयोग से वो किताब आर्ट एंड स्वदेशी थी, और उसका जो पेज खुला उस पेज पर जिस वाक्य पर उनकी सबसे पहले नजर पड़ी वो यही वाक्य था, स्वदेशी सिंसेरिटी। और कह रहे थे कि यहीं से मैंने समझ लिया कि बहुत असली आदमी है, और तभी से आनंद कुमार स्वामी को पढ़ने के प्रति उनकी लालसा बढ़ी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसकी तरफ प्रियंका जी ने इशारा किया। शशिकांत त्रिपाठी जी ने ये बताया कि जो वर्तमान हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य है उसकी 3 स्थापनाएं हैं। एक लोकतांत्रिक संविधानवाद, दूसरा सामाजिक संस्कृति का विचार, और तीसरा संस्कृति का जो भारतीय सनातन स्वरूप है। और इसको कैसे गांधी अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसको उन्होंने 4 भागों में विभक्त करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कि मनुष्य के संबंध में गांधी की क्या दृष्टि है, सत्याग्रह के प्रश्न को वो कैसे हमारे सामने रखते हैं, भारत बोध के बारे में उनकी क्या दृष्टि है, और फिर
राम राज्य का जो प्रश्न है वो गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे गांधी का क्या अभिप्राय है। तो ये कुल मिलाकर के एक आख्या थी। छोटी सी 5-7 मिनट और लगेंगे कुछ टिप्पणियां गांधी और कुमारस्वामी के बारे में। A.K. सरन का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है, संस्कृति का सनातन स्वरूप और आधुनिकतावाद। इस निबंध के अंत में उन्होंने बताया कि हमारे पास 3-4 विकल्प हैं। या तो हम लाला हरदयाल जैसे कुछ लोगों के आधार पर ये माने कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हम आधुनिक यूरोप की अनुकृति बन जाएं। दूसरा विकल्प श्री अरविंद का है, लेकिन श्री अरविंद को भी वो थोड़ा सा किनारे इसलिए रखते हैं क्योंकि श्री अरविंद ये मानते हैं कि जो कुछ भी भारतवर्ष के साथ हुआ वो एक बड़ी ईश्वरी योजना का अभिप्राय था। प्रोफेसर A.K. सरन मानते हैं कि ये मानने के बाद फिर अंग्रेजी या ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने का कोई सैद्धांतिक आधार हमारे पास नहीं रह जाता, और इसलिए वो गांधी और कुमारस्वामी को आखिरी विकल्प के तौर पर लेते हैं। प्रोफेसर A.K. सरन की मान्यता है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुइज्म इन कंटेम्पोरेरी इंडिया में रखा है, कि मूल प्रश्न जो भारत का है वो कोई ईश्वर या धर्म का प्रश्न नहीं है, वो एक जिज्ञासा मूलक प्रश्न है, वो एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है, आत्मबोध का प्रश्न, हु एम आई का प्रश्न है। इसी प्रश्न को तय करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही सुव्यवस्थित तत्वशास्त्र मेटाफिजिक्स है, दर्शन की परंपरा है, धर्म की परंपरा है, रीत की व्यवस्था है, और यही धर्म और रीत की व्यवस्था आगे चल करके सभ्यता और संस्कृति के रूप में निरूपित होती है। आज के शब्दों में कहें तो संस्कृति वस्तुतः धर्म का ही सॉफ्टवेयर है और सभ्यता वस्तुतः धर्म का ही हार्डवेयर है। इसी के लिए हमारे यहाँ एक विस्तृत वांग्मय परंपरा है। उस वांग्मय परंपरा की आधिकारिता प्राप्त करने के लिए स्मृतियों की व्यवस्था है, उसको जन सामान्य में प्रतिभाषित करने के लिए पुराण है, और ये परंपरा हमारे यहाँ अनंत काल से अभी तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। इस परंपरा पर बीच बीच में आघात प्रतिघात भी हुए हैं। हम लोग एक ज्ञानात्मक विच्छिन्नता का भी शिकार हुए हैं। प्रोफेसर A.K. सरन कहते हैं कि जो ज्ञानात्मक विच्छिन्नता है ये इतनी जबरदस्त आक्रमण और प्रतिघात का शिकार हुई कि हम लोग की नोएटिक सेंसिटिविटी, या जिसे वो कहते हैं कि हमारी ज्ञानात्मक संवेदनशीलता ही कुंठित हो गई, और हम अब करीब करीब अपने आप को असामर्थ्यशील मानने लगे कि हम अपने लिए कोई ज्ञान की या अपने लिए कोई ज्ञानात्मक सभ्यता की पुनर्रचना नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त आत्मविश्वासहीनता इसने पैदा की। प्रोफेसर सरन की जो मान्यताएं इस बारे में है उसको जानने के लिए हम लोगों को उनका हिंदुइज्म इन कंटेम्पोरेरी इंडिया तो पढ़ना ही चाहिए। उनकी थ्योरीज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन नाम की भी किताब पढ़नी चाहिए, जिसका एक अंश उन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में सन 66-67 में जब यहाँ वो फेलो थे उस समय उन्होंने एक सेमिनार कराई, और उस सेमिनार के जो प्रतिपाद्य विषय हैं उन प्रतिपाद्य विषयों पर आधारित ये पुस्तक है। अभी पिछले साल मैंने इस पुस्तक की बड़ी लंबी समीक्षा लिखी है। उनकी जो तीसरी किताब जिसके माध्यम से हम लोग भारतवर्ष से संबंधित उनके विचार को जान सकते हैं वो ट्रेडिशनल विजन ऑफ मैन है, और चौथी किताब उनकी इल्यूमिनेशन है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरी की पूरी परियोजना या प्रोजेक्ट रखा है कि कैसे हम दोबारा से अपने विज्ञान अनुसंधान में प्रवृत्त हो सकते हैं। प्रोफेसर A.K. सरन के 2 और निबंध हैं। कल सिन्हा साहब एक सवाल उठा रहे थे कि परंपरा और आधुनिकता के क्या भेद हैं, तो उसको ठीक से समझना है तो ऑन मॉडर्निटी नाम का उनका एक लेख है, मेरे पास मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा सर गांधी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स टुवर्ड्स ए नॉर्मल सिविलाइजेशन, ये उनका बहुत बड़ा लेख है जो 1980 या 82 के फरवरी के गांधी मार्ग के पूरे अंक में छपा। पूरे अंक में केवल वही लेख है। बाद में उनके और लेख का के.जी. शाह का 4-5 पेज का विश्लेषण है, लेकिन पूरा अंक गांधी मार्ग ने उनको दे दिया था। उसमें उन्होंने पॉइंटेडली जैसे 12 पॉइंट उन्होंने बताया कि परंपरा के लक्षण है, और उसी के ठीक पैरेलल उन्होंने बताए हैं कि इसके बरक्स आधुनिकता के लक्षण है। तो वो लेख भी हम लोगों ने पुनः प्रकाशित किया है, वो भी मैं उपलब्ध कराने की स्थिति में हूं। तो ये A.K. सरन का वैशिष्ट्य है। कुमारस्वामी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की उनकी रचनाएं रही। केवल कला धर्मी वो नहीं थे, केवल वो कला समीक्षक नहीं थे, बल्कि वे तत्ववेत्ता भी थे, और उनकी तत्ववेत्ता की जो दृष्टि और कला समीक्षक की दृष्टि है वो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। उनके कुछ वाक्यांश मैं बहुत संक्षेप में पढ़ देता हूँ, उससे आप विद्वजन है आप अंदाज लगा लेंगे क्यों क्या कहना चाहते हैं। पहला तो वही कि स्वदेशी सिंसियरिटी। वो अपनी किताब एसेज नेशनल आइडियलिज्म के प्रीफेस में लिखते हैं कि नेशंस आर मेड नॉट बाय पॉलिटिशियंस एंड ट्रेडर्स बट बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। आप अंदाज लगाइए। वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट एनी कंसाइंस एंड आइडियल्स। आधुनिक सभ्यता एक हत्यारी सभ्यता है जिसके पास न कोई चेतना है न कोई आदर्श है। आधुनिक सभ्यता को लेकर के वो कितने निर्मम और कितने आक्रामक थे। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड वॉर्स आर कॉन्जेनरिक इन नेचर। आप वर्तमान परिदृश्य को देख करके कुमारस्वामी के इस कथन की समीक्षा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ
is the beginning of the destruction of the fabric of the society. आप इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि a traditional social order like that of India is not a habitual development, but imitative of a theory or body of principles or values that are understood to have been revealed. Institutions represent an application of metaphysical doctrines to contingent circumstances and take on a local color accordingly, changing with times but maintaining throughout a high degree of stability. ये कुमारस्वामी का कथन है। कुमारस्वामी ये भी बताते हैं कि उस समय शिक्षा की क्या स्थिति है, आप आज की भी शिक्षा की स्थिति की उससे तुलना कर सकते हैं। वो अंग्रेजी में लिखते हैं, उसका मैं सार आपके सामने रख देता हूँ कि आज के भारतीय विश्वविद्यालयों के पढ़े हुए लोगों से पूछिए कि महाभारत क्या है, तो आपको वो शेक्सपियर के बारे में बताने लगते हैं। उनसे पूछिए कि आप अपनी मातृभाषा में कोई बात कह सकते हैं कि नहीं, तो अपने फुहड़ अंग्रेजी में कोई बात आपको बताने की चेष्टा करते हैं। उनसे कहिए कि भारतीय परंपरा में वस्त्र और आभूषण के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कहते हैं कि ये तो कोई बर्बर और असभ्य प्रकार की चीज रही होगी। उनसे पूछा जाता है कि भारतीय आर्ट के बारे में आपका क्या विचार है, तो कहते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ है जिसे हम भारतीय कला कह सकते हैं, ये अपनी ही भूमि पर बेगाने हैं। ये वक्तव्य कुमारस्वामी का है। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था और राजनीति महत्वपूर्ण होते हुए भी किसी राष्ट्र का मूल नहीं है। इन विषयों पर सहमत हो जाने से व्यवस्था का मूल निर्धारित नहीं होता, बल्कि व्यवस्था के मूल सिद्धांतों यानी फर्स्ट प्रिंसिपल पर यदि हम सहमत हो गए तो हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरीके से आनंद कुमारस्वामी अपने परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। बस 2-4 मिनट और। इसलिए मुझे ये लगता है कि आनंद कुमारस्वामी और सरन इत्यादि पर जो हम लोगों ने ये सेमिनार की, इस सेमिनार के पहले एक लंबी कार्यशाला करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब इतने आसान सवाल नहीं है। और अगर हम एक लंबी कार्यशाला किए बिना इस प्रकार के सेमिनार करते हैं तो कुछ एक प्रीमैच्योर बेबी जैसा आ सकता है, इसके भी खतरे हैं। क्योंकि प्रत्येक विचारक का अपना एक एकेडमिक सर्किल होता है। कुमारस्वामी का भी एक एकेडमिक सर्किल है और कुमारस्वामी के साथ उनके पूरे एकेडमिक सर्किल को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। जो पश्चिमी विचारक हैं उसमें रेने गेनो और उनकी मुख्य रूप से 2-3 किताबें, स्टडी ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द आइडियाज ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन, और उनकी दूसरी किताब जो है क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 2-3 किताबें उनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका मैं पहले भी यहाँ किसी संदर्भ में जिक्र कर चुका हूँ। फ्रिजोफ शुआ का आपने नाम लिया, और शुआ की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, स्टेशंस ऑफ विजडम, या उनकी किताब ट्रांसेंडेंट यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स इत्यादि, उनको भी हम लोगों को देखना चाहिए। मार्को पेरिस और सैयद हुसैन नस्र तो बहुत बड़े विचारक हैं, जिसमें नस्र साहब तो अभी जीवित हैं, उनको भी हमको इनके साथ पढ़ना चाहिए। सिमोन वील की किताबें वेटिंग ऑन टू गॉड या नीड फॉर रूट्स, इस तरीके की, या ग्रेविटी एंड ग्रेस, ये भी कुमारस्वामी को समझने में मददगार हो सकती हैं। और किसी भी परंपरागत या ये जो पेरेनलिस्ट विचारक हैं, इनके विचारों को समझने के लिए और इनके ऊपर जो आक्षेप लगाए जाते हैं या जो आधुनिकता जो विसंगतियां पैदा करती हैं इनको समझने में, उनको समझने के लिए सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई है। केनेथ ओल्डविडो, ये ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर हैं, उनकी किताब है ट्रेडिशनलिज्म, रिलीजन इन द लाइट ऑफ पेरेनियल फिलॉसफी। ये श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल स्टडीज से सन 2000 में छपी है, इंटरनेट पे मिलती नहीं है, उसकी फोटोकॉपी हमने करा के रखी हुई है। बहुत सारे ऐसे भारतीय विचारक हैं जिनको आनंद कुमारस्वामी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, यशदेव शल्य हैं, मुकुंद लाट हैं, निर्मल वर्मा हैं, कुबेरनाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और साथ साथ कांची कामकोटि के परमाचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती हैं। और उनकी किताब जो वॉइस ऑफ गॉड है, वो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, और जिसका कंसाइज वॉल्यूम हिंदू धर्म यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ है, उसका भी हम लोगों को अवलोकन करना चाहिए। भारत के विश्वविद्यालयों में ऐसे कुछ विद्वान हैं जिसमें प्रोफेसर ए.के. सरन तो हैं ही, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में प्रोफेसर रघुवीर सिंह और प्रोफेसर रामाश्रय राय ऐसे विचारक हुए हैं जिनके माध्यम से हम लोग कुमारस्वामी के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। एक परंपरा उपेक्षित रह जाती है काशी की, या हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है, उसके जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने भी भारत बोध के जो आधारभूत प्रश्न या सूत्र हैं या उसकी पहचान है, उसकी रक्षा करने का बहुत बड़ा उद्यम किया है। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री जी महाराज, करपात्री जी के सारे ग्रंथ उन प्रश्नों पर हैं जो प्रश्न हिंदू धर्म के ऊपर या भारतीय सनातन परंपरा के ऊपर उठाए गए, चाहे वो रामायण मीमांसा हो, चाहे वो भागवत सुधा हो, चाहे वो राहुल जी की भ्रांति हो, चाहे वो आरएसएस और हिंदू धर्म हो, इत्यादि इत्यादि। इसी तरीके से महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, विश्वनाथ शास्त्री दातार, बलदेव उपाध्याय और राधा वल्लभ त्रिपाठी आज के समय में, इन सब लोगों को एक साथ अगर हम करके देखेंगे तब चीजें समझ में आती है। तो कुमारस्वामी के साथ पूरी की पूरी एक शास्त्रीय विरासत है,
कुमारस्वामी को बहुत सारी वैश्विक और शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान है। वे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरबिक, जर्मन, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, पाली इत्यादि के आधिकारिक विद्वान हैं। इन भाषाओं में लिखे गए आधिकारिक ग्रंथों को वो जानते हैं। वो जैसा आपने कहा कि वो प्लेटो से लेकर के और प्लोटिनस और सिसरो और बोथियस से लेकर के अगस्टीन, एक्विनास, विलियम ब्लेक, मिस्टर एकार्ट और उनके जो समकालीन विचारक थे थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम ब्लैक, बड़ा मिस्टिक पोएट है, इन सबको एक साथ लेकर के पढ़ना पड़ेगा, तब कुमारस्वामी पूरे होते हैं। ये कुमारस्वामी पूरे प्रोजेक्ट हैं। जो चीज हम लोगों ने 150-200 साल में खोई है वो कोई 1.5 या 2 दिन की सेमिनार से सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी अभय जी हम लोगों के एक सेमिनार में लखनऊ थे और इन्होंने कहा कि अगर इस प्रश्न का हम ठीक समाधान करना चाहते हैं तो एक 25-30 साल का एक बहुत ही ईमानदारी के साथ इस देश में प्रोजेक्ट चलाने की आवश्यकता है। बिना उसके इस भारत बोध की समझ को हम लोग ठीक प्रकार से वापस नहीं ला सकते। तो कुमारस्वामी की ये विराट महत्ता है और उसको हम लोग कैसे शरण के माध्यम से समझ सकते हैं। गांधी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल गांधी वांग्मय है जो यहाँ लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पृष्ठों का है। हर बड़े विद्वान ने गांधी पर लिखा, अभी तक गांधी पर लिखा जा रहा है, उनके विचारों पर और उनके जीवन से संबंधित तथ्यों पर। अभी थोड़े ही दिनों पहले वो जेम्स डब्ल्यू डगलस की किताब आई है द अनस्पीकेबल गांधी। तो ये एक बड़ा परिदृश्य इस पूरी सेमिनार का है। आप लोगों ने इसके बहुत सारे पक्षों को जाना समझा होगा, उसका स्पर्श किया होगा, उसकी तरफ आपका ध्यान गया होगा। जो मेरी समझ से इस पूरी सेमिनार की एक आख्या बन सकती थी या जो मेरी संकल्पना है उसको मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा की। अगर कोई कालातिक्रमण हुआ हो तो मैं अध्यक्ष महोदय से क्षमा याचना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज के इस सेमिनार के समापन वक्तव्य को देने के लिए बहुत आदर के साथ प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी का निवेदन करता हूं कि कृपया वे आएं और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन वक्तव्य दें। बहुत आदर के साथ प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी। सर।